हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं हमारे क्लास 9th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले आपको थ्योरी के क्वेश्चंस करा दिए गए हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज भी आपको करा दी गई है। आज हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में। जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए करते चलिए शुरू। चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल होता है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल होता है। किसमें होता है? ठोस में, द्रवों में, गैसों में या इनमें से कोई नहीं। देखिए, आपके ठोस के कण जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं। कुछ ठोस के कण जो होंगे आपके इस तरह के, है ना। ये हमने ठोस के कणों को बनाया। ये आपके द्रव के जो कण होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, और आपके जो गैस के कण होते हैं वो कुछ इस तरह से। ये क्या होगा आपका ठोस, ये क्या होगा द्रव, और ये गैस। ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि सबसे कम आकर्षण बल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इनमें अंतराल की स्थान किस किस में कम होता है, किस में ज्यादा होता है। तो ठोस में क्या होता है? ठोस में कम होता है। अंतराल के स्थान, इनके बीच का जो स्थान होगा वह आपका कहलाएगा अंतराणविक स्थान, है ना। क्या कहलाएगा? अंतराणविक स्थान कहलाएगा। ठीक। अब इसमें जो अंतराणविक स्थान है वो कम है, तो चूंकि इसमें जब अंतराणविक स्थान कम है तो इसमें जो आकर्षण बल होगा वो क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि हम द्रव की। द्रव में क्या होगा? द्रव में जो अंतराणविक स्थान है वो ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, तो इसमें जो क्या होगा? अंतराणविक आकर्षण बल क्या होगा? वो ठोस की अपेक्षा कम होगा। ठीक है। अब गैस, गैस के कण आपके कुछ इस तरह से होते हैं, बहुत दूर दूर। इनमें अंतराणविक स्थान जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है। इसमें ठोस और द्रव की अपेक्षा अंतराणविक स्थान बहुत ज्यादा होता है, तो इसमें जो आकर्षण बल लगेगा वो क्या लगेगा? ठोस और द्रव की अपेक्षा कम लगेगा। समझ में आ रही है बात? कैसा लगेगा? अंतराणविक आकर्षण बल कम लगेगा, है ना। तो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कणों के बीच सबसे कम आकर्षण बल, सबसे कम आकर्षण बल है। तो किस में होगा? ठोसों में होगा? नहीं होगा। गैसों में होगा? सॉरी, द्रवों में होगा? नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं का तो ऑप्शन ही नहीं उठता है। आपका किस में होगा? गैसों में। तो आपका सही कौन सा होगा? गैसों में। ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका कट हो जाएगा। देखिए, एग्जामिनर जो होता है वो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के जो एग्जांपल, मतलब जो आपके ऑप्शंस होंगे वो किस तरह से देखता है, पहले ये समझ लो। आपके जो एग्जामिनर जो होगा वो ऑप्शंस इस तरह से देगा कि दो तो होंगे वो आसानी से कट हो जाए। जैसे कि आपका ठोस और द्रव का दिया गया था, है ना। ठोस और द्रवों में आकर्षण बल क्या होता है? वो होता है, मतलब सबसे कम नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें दो क्या हुए? आसानी से कट हो गए। अब हमारे पास कौन सा बचा? एक तो बचा गैसों में, दूसरा क्या बचा? इनमें से कोई नहीं। इन दोनों में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, या तो गैसों में होगा या इनमें से कोई नहीं होगा। ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे? अरे इनमें से कोई नहीं लगाओ, है ना। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, अच्छे से समझना है पहले कि क्वेश्चन क्या है हमारा, कह क्या रहा है, इसके ऑप्शंस कैसे हैं। तो दो आपको ऐसे दिए जाते हैं कि दो जो होते हैं आपके इजीली कट हो जाते हैं। दो क्वेश्चन, दो जो आपके ऑप्शंस होंगे उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो आपको सोच समझ के करना है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी ठोस का गैसीय अवस्था में बदलना सीधे गैसीय अवस्था में बदलना कहलाता है। ठीक है, नॉर्मली क्या होगा? आपका कोई वस्तु होगी वो ठोस में बदलेगी। ठीक है, ठोस से क्या होगा? द्रव में बदलेगी, द्रव से क्या होगा? गैस में बदलेगी। यही तो होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि ठोस से द्रव में, द्रव से फिर गैस में।
एग्जाम्पल ले लें अगर हम बर्फ, क्या ले लेते हैं हम? बर्फ। बर्फ क्या होगी? ठोस अवस्था में। जब इसको गर्म करेंगे, इसको एक निश्चित ताप देंगे तो इसमें क्या बदलेगी? द्रव अवस्था में। फिर द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में, यानी भाप बन जाएगी, है ना। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? किसी ठोस को सीधे हम जब गैस अवस्था में बदलते हैं, ठोस सीधे जब गैसीय अवस्था में बदलता है वो क्या कहलाता है? तो आपका पहला ऑप्शन क्या है? बाष्पन। बाष्पन हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि वो द्रव से गैस में बदलने का जो क्रिया होती है आपकी, वो बाष्पन कहलाती है। ये कट हो जाएगा। आगे दे रहा है आपका संघनन। संघनन क्या होता है? तो संघनन जो होता है आपका गैस से द्रव में जो बदलने की क्रिया होती है। समझ में आ रही है बात? गैस से द्रव में बदलने की क्रिया होगी, वो आपकी संघनन कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें संघनन होगा? नहीं होगा। आप क्या कह रहे हैं? संघलन होगा। संघलन यानी आपके गलनांक। ठीक है, ये होगा? नहीं होगा। ठीक, अब क्या बचा हमारे पास? ऊर्ध्वपातन। तो इसका आंसर क्या होगा? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, समझ में आया सभी को? इसका आंसर क्या होगा? ऊर्ध्वपातन। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चंस पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऊर्ध्वपातज पदार्थ हैं। अभी आपने ऊर्ध्वपातन के बारे में पढ़ा कि ठोस से सीधे गैस में बदलना, ये क्या कहलाएगा? ये आपका ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। अब क्या कह रहा है कि जब ठोस से सीधे गैस में बदलते हैं वो पदार्थ कौन कौन से होते हैं? ठीक है, आपको एक तो कह रहा है अमोनियम क्लोराइड, फर्स्ट है आपका अमोनियम क्लोराइड, सेकेंड है आपका नेफ्थलीन। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? ए व बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आपका अमोनियम क्लोराइड जो होता है वो सीधे ठोस से द्रव में बदल जाता है। नेफ्थलीन भी आपका सीधे ठोस से गैस में बदलता है, और अमोनियम क्लोराइड भी। तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए और बी दोनों। आपका ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा, और ये भी। सही आंसर क्या होगा आपका? ए और बी दोनों। अमोनियम क्लोराइड और नेफ्थलीन दोनों ही आपके ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं, दोनों ही सीधे ठोस से गैस में बदलते हैं। ठीक है, क्या होता है? सीधे ठोस से गैस में बदलते हैं। अब हमने इसमें ये देखा था कि ठोस से गैस में बदलना आपका क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वपातन। साथ में इसी में एक चीज और देख लेते हैं कि आपका जो गैस होगा, गैस से जब सीधे ठोस में बदलेगा वो आपका क्या कहलाएगा? सीधे गैस से सीधे ठोस में बदलना आपका कहलाएगा निक्षेपण। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? निक्षेपण। समझ में आ रही है बात? ये क्लियर हुआ? बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर, है ना। अरे हम तो केबीसी में आ गए। किसी गैस को द्रवित करने के लिए चाहिए, किसी गैस को द्रवित करने के लिए चाहिए क्या चाहिए होता है? उच्च ताप व दाब? नहीं होगा। निम्न ताप व उच्च दाब? ये भी नहीं होगा आपका। निम्न ताप व उच्च आपका इसमें आंसर सही होगा निम्न ताप व उच्च दाब। क्या होगा? निम्न ताप व उच्च दाब। ये भी कट हो जाएगा आपका, ये भी कट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका बाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल बाष्प में बदलता है। क्या कह रहा है? बाष्पीकरण वह प्रक्रम है जिसमें जल बाष्प में बदलता है। अब जल है वो आपका क्या हुआ? द्रव अवस्था में। किसमें होगा? द्रव अवस्था में। अब क्या कह रहा है? बाष्प में बदलता है, यानी गैसीय अवस्था में बदलता है। तो ये आपकी क्या कहलाती है क्रिया? बाष्पीकरण। क्या कहलाएगी? बाष्पीकरण कहलाएगी। अब हमने आपको ये भी बताया था कि द्रव से गैस में बदलने की आपकी दो क्रियाएं होती हैं। एक तो आपकी बाष्पीकरण भी होगी और दूसरा आपका क्वथनांक भी होती है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि द्रवित इसमें क्या होगा? जल से बाष्प में बदलना कहलाएगा बाष्पीकरण वह प्रक्रम है। फर्स्ट कह रहा है आपका 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो 100 डिग्री सेल्सियस आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पर द्रव क्या होता है? आपका उबलने लगता है।
तो वो आपका क्या होगा, एक निश्चित ताप दे रहे हैं ना हम उसको, तब वो गैसीय अवस्था में बदलेगी। तो वो किस में चली जाएगी, वो आपकी क्वथनांक में चली जाएगी। किस में जाएगी, क्वथनांक में जाएगी। आप जब उसको जो आपका बाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, इसको समझो पहले बाष्पीकरण होता क्या है। बाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो आपकी कमरे के सामान्य ताप पर भी हो सकती है, वो किसी भी ताप पर हो सकती है, ठीक है। और जो आपकी क्वथनांक की क्रिया होगी वो एक निश्चित ताप देने पर ही होती है। जब आप द्रव को 100 डिग्री सेल्सियस तक उबालते जाते हैं तो उसमें बुलबुले उठते हैं, फिर जब आप उसको ताप देते रहते तो एक टाइम बाद उसका तापमान क्या होता है, स्थिर हो जाता है, ठीक है। क्या होगा, स्थिर हो जाएगा। अब जब स्थिर हो जाएगा तो उसमें क्या होगा, अब क्या होगा, उसकी अवस्था में परिवर्तन। जब तापमान स्थिर होगा उसके बाद अवस्था में परिवर्तन होता है, तो वो द्रव से किस में बदलेगा, गैस में बदलेगा। इतना समझ में आया आपको। तो इसमें आपका क्या होगा, अपने क्वथनांक पर ये भी नहीं होगा। क्वथनांक और बाष्पीकरण तो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, ठीक है। आपका कह रहा है कमरे के ताप पर जल वाष्प में बदलता है। ये भी आपका लगभग सही हो सकता है, लेकिन इसमें आपका ये वाला होगा अपने क्वथनांक से कम तापमान पर, मतलब क्वथनांक से जो आपका कम ताप पर होती है वो बाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। तो इसमें आपका ये भी ठीक नहीं होगा, ठीक है। आगे है आपका शुष्क बर्फ। देखिए पहले शुष्क बर्फ होता क्या है इसको जान लेते हैं, ठीक है। शुष्क बर्फ क्या होगा, सबसे पहले हम इसको जानेंगे तभी हम अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो ऑप्शंस होंगे उनको क्लियर कर पाएंगे अच्छे से। तो पहले इसको जान लेते हैं कि आपका शुष्क बर्फ होता क्या है। शुष्क बर्फ को अंग्रेजी में ड्राई आइस कहते हैं। क्या कहते हैं, ड्राई आइस, यानी आपकी सूखी बर्फ, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ठोस रूप होता है। जिसमें क्या कह रहा है कि जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी उसका ठोस रूप होता है, वो आपका शुष्क बर्फ होता है ना। अब इसे शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं, तो इसे शुष्क बर्फ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सामान्य बर्फ की तरह पिघलकर पानी नहीं बनाती। क्या कहा इसने, इसे शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सामान्य बर्फ की तरह पिघलकर पानी नहीं बनाती, यानी आपकी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में नहीं बदलेगी। क्या होगा, ठोस से द्रव में नहीं बदलेगी, क्या करेगी, बल्कि सीधे ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में बदलती है। ठोस से द्रव में नहीं बदलेगी, क्या होगा, ठोस से सीधे गैस में बदलेगी। इससे बदलेगी, ठोस से सीधे बदलेगी गैस में। अब इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ये हमने आपको अभी बताया था, अभी आपका ऊर्ध्वपातन वाला क्वेश्चन आया था तो हमने बताया था आपको ऊर्ध्वपातन होता क्या है, ठीक है। तो एक बार इसमें यही बात इसमें भी कही गई है कि जो आपकी शुष्क बर्फ होती है वो ठोस से सीधे गैस में बदलती है, द्रव में नहीं बदलती है। तो ये क्रिया आपकी क्या कहलाती है, इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके ऑप्शंस को देखते हैं जरा, इसके ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। इसमें ऑप्शन है आपका बिना पानी वाली बर्फ, तो बिना पानी वाली बर्फ जच नहीं रहा। आगे देखते हैं, आगे क्या होगा आपका, इनमें से कोई नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यही कह रहा था अभी। देखिए क्या था अभी इसमें कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो क्या होगा आपका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ठोस रूप होती है ना, यही तो कह रहा था इसमें, हमने इसको अभी हाईलाइट भी किया था। यही आंसर है आपका इसमें, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यही दे रहा। इसको क्या करेंगे, टिक करते हैं। इसमें आपको कौन सा सही होगा, ये वाला। आगे देखते हैं, आगे आपका कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था कि कणों के मध्य सबसे कम आकर्षण बल होता है, तो किसमें था, गैस में। अब क्या कह रहा है, कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है। कम स्थान किसमें होता है, गैसों में होता है। गैस के कण होते हैं दूर दूर होते हैं इस तरह से, है ना, इसमें होगा,
इसमें क्या होगा, इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसके कण जो होंगे वो बहुत दूर दूर होते हैं। द्रवों में गैसों की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, लेकिन बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। अब कणों के मध्य सबसे कम स्थान होता है, तो किसमें होता है, ठोसों में। किसमें होता है भाई, ठोसों में। समझ में आया आप सभी को, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका कट हो जाएगा। आपका सही क्या होगा, ठोसों में। सबसे कम स्थान किसमें होता है, ठोसों में। ठोस के कण जो होते हैं वो आपके पास पास होते हैं, तो इनमें आकर्षण बल क्या होगा, वो भी बहुत अधिक होगा, इस तरह से, ठीक है। अब आता है अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पदार्थ के कणों के मध्य स्थान होता है, ठीक है। अब पदार्थ के कणों के बारे में कह रहा है, तो इसमें पदार्थ के कणों की विशेषताओं के बारे में बताया जा रहा है कि इसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती है, इसको जानते हैं, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है कि मध्य स्थान होता है। हाँ भाई, पदार्थ के कणों के मध्य स्थान होता है, हमने पढ़ा है पदार्थ के अभिलाक्षणी गुणों में, है ना। अब क्या है, सेकंड आपका, इसके मध्य आकर्षण बल होता है। तो इनके जो मध्य आकर्षण बल होता है, तो आकर्षण बल भी होता है, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, हमें गतिज ऊर्जा होती है, तो गतिज ऊर्जा भी होती है। गतिज ऊर्जा आपकी इसमें किसमें, गैसों में अधिक होगी। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं, गति करते हैं, तो उसमें गतिज ऊर्जा भी होती है, ठीक है। अब आपका क्या है, फोर्थ ऑप्शन, उपर्युक्त सभी। तो इसमें के मध्य स्थान भी है, आकर्षण बल भी है, गतिज ऊर्जा भी है, तो आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। उपर्युक्त सभी वाला आपका ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। इतना क्लियर हुआ सभी को। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में पदार्थ नहीं है। फर्स्ट है आपका हवा। निम्न में पदार्थ नहीं है, तो आपका हवा पदार्थ होगी या नहीं होगी। हवा यानी वायु हवा, इसको एक कुछ भी कह सकते हैं, ये आपका पर्यायवाची में चला जाएगा। पवन, समीर, ये भी कहते हैं वायु को, ठीक है, ये आपके पर्यायवाची हो जाते हैं। तो निम्न में पदार्थ नहीं है, हवा होगी, क्यों होगी, क्योंकि अब पदार्थ होता क्या है, पहले ये जानते हैं कि पदार्थ होता क्या है, तभी आप इसको कर पाएंगे, ठीक है। पदार्थ में आपकी दो चीजें मेन देखी जाती हैं, कौन कौन सी, एक तो आपका देखा जाएगा द्रव्यमान, दूसरा क्या होगा आपका स्थान घेरता, ठीक है, यानी आयतन। कौन कौन सी दो चीजें होगी आपकी, सरफेस प्लस वॉल्यूम, ये दो चीजें। सॉरी, द्रव्यमान होगा यानी वेट। अब द्रव्यमान किसे कहते हैं, तो पदार्थ की मात्रा। आपकी जो पदार्थ की मात्रा होती है वो आपका क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। क्या कहलाएगी, द्रव्यमान। दो चीजें होती हैं उसमें मेन, ठीक है, ये देखते हैं। तो हवा में द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है या नहीं घेरता है। वे अगर आप किसी भी बैलून में हवा फूंकते हैं तो वो क्या होता है, जब गुब्बारा फूलता है तो उसमें क्या होता है, गैस ही तो होती है, हवा ही तो होती है। तो वो क्या होता है, अब जब उसको तौलेंगे तो थोड़ा सा वेट भी निकलेगा और बैलून जो होगा वो स्थान भी घेरेगा। तो इससे क्या हो जाएगा क्लियर कि ये पदार्थ होता है। तो इसमें कह रहा है कौन सा पदार्थ नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है गंध, ये पदार्थ होता है या नहीं होता है, तो गंध आपकी गैस में चली जाएगी, वायु में, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। कह रहा है शीतल पेय यानी ठंडा पेय पदार्थ, पीने वाले जो होते हैं चीजें वो, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा क्या आपका सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सारे आपके मौसम होते हैं, तो ये कोई पदार्थ नहीं होता है, ठीक है। तो आपका बड़ा आसानी से आपको पता चल गया कि इसमें कौन सा सही होगा, सर्दी। इसमें आपका सर्दी ऑप्शन सही है। आगे चले, आगे कह रहा है आपका तरल कहलाते हैं। अब तरल कहलाते हैं, तरल क्या होता है मैम, ये तो बताइए पहले। चलो ये जान लेते हैं कि तरल कहलाते हैं, तो तरल क्या होता है, इसको जानते हैं कि तरल। देखिए, तरल का जो सामान्यतः अर्थ होता है वो आपका बहाव होता है, ठीक है। तरल का अर्थ क्या होगा, बहाव, यानी जो बहते हैं, जिनमें बहने का गुण होता है वो आपके तरल कहलाते हैं। तो आपका ठोस व द्रव, ठोस जो होता है उसमें बहने का गुण होता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता भाई, वो एक ठोस चीज है तो वो कैसे बहेगी।
अब जैसे आपका पानी है, पानी नदियां होती हैं, नदियों में पानी होता है, ठीक है, तो उनमें बहने का गुण होता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वो तो आपका हो सकता है, द्रव तो आपका हो सकता है, लेकिन ठोस क्या हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो आपका इसमें क्या होगा, ऑप्शन ये वाला कट हो जाएगा। अब कह रहे हैं ठोस व गैस, अब आपको ठोस वाला कहीं भी दिखे इस ऑप्शन सीधे सीधे कट हो जाएगा, क्योंकि ठोस में होता ही नहीं है, ठीक है। तो ठोस व गैस ये भी आपका कट होगा। अब ठोस द्रव व गैस कह रहा है, तो इसमें भी ठोस आ गया, तो ये सीधी सी बात है, ठोस में तो तरल बहने का गुण नहीं होता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका क्या होगा, ये भी कट हो जाएगा, ठीक। अब बचा गया आपका द्रव व गैस। द्रव व गैस दोनों में ही बहने का गुण होता है, तो इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका इसमें द्रव व गैस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? आगे चलते हैं, आगे देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, हम खुरच सकते हैं, तो खुरच सकते हैं, किसको खुरच सकते हैं भाई, द्रव को खुरच सकते हैं, नहीं, ये गलत हो जाएगा। गैस को खुरच सकते हैं, इसको भी नहीं खुरच सकते, इनमें से कोई नहीं। अब इसमें आपका एक कह रहा है ठोस, ठोस को हम खुरच सकते हैं, खुरच सकते हैं भाई, लकड़ी होगी उसको खुरच लोगे ना, लकड़ी क्या होगी, वो आपका ठोस अवस्था में ही होती है, तो आपके इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, ठोस, इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, हम बहुत अधिक संपीड़ित कर सकते हैं। देखिए हमने आपको पहले भी संपीड़ित बताया था कि संपीड़ित होता क्या है, एक बार फिर जान लेते हैं कि हमने क्या बताया था कि संपीड़ित होता क्या है। सबसे पहले हमें यही जानना पड़ेगा संपीड़ित होता क्या है, ठीक है। तो संपीड़ित यानी संपीड़न का अर्थ होता है आपका एक तरह से, मतलब किसी भी पदार्थ पर जब हम बल लगाते हैं तो वो उसके जो पदार्थ के कण हो क्या हो जाए, पास पास हो जाए। जैसे कि आपकी गैस के कण बहुत दूर दूर दिए गए हैं, ठीक है। अब हम इधर से बल लगाएंगे, इधर से बल लगाएंगे, ठीक है, इधर से भी जब इस पे फोर्स पड़ेगा, इधर से भी फोर्स पड़ेगा, तो क्या होगा, इसके जो पदार्थ के कण होंगे वो क्या हो जाएंगे, पास पास आ जाएंगे, और इनका आयतन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो ये क्रिया आपकी क्या कहलाएगी, संपीड़न कहलाएगी, ठीक। तो संपीड़न की क्रिया किसमें होती है, केवल गैस में होती है। आपको इसमें कहीं गैस का ऑप्शन दिख रहा है, ठोस गलत हो जाएगा आपका, द्रव गलत हो जाएगा, गैस का ऑप्शन ये रहा, मैम हमको दिख गया, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि गैस, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका गलत होगा। आपको यहां तक समझ में आया? देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, का आयतन निश्चित होता है, आकार नहीं। अब कौन से पदार्थ का, देखिए पदार्थ की तीन अवस्थाएं आपकी, ठोस द्रव गैस, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें किसका आयतन निश्चित होता है, किसका नहीं होता है, तो आपका ठोस, ठोस का आयतन और आकार दोनों ही निश्चित होते हैं, है ना। ठोस का एक एग्जांपल जैसे आप ले लें, लकड़ी का गुटका ले लें, है ना, कुछ भी ले लें, जैसे कि मेज कुर्सी वगैरह, तो इसमें इसका आकार भी निश्चित होगा और आयतन भी निश्चित होगा। तो आपका ठोस तो जनरली गलत ही हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है द्रव, तो द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, इसको जान लेते हैं। वो आयतन निश्चित होता है और आकार नहीं, तो द्रव का क्या होता है, आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार नहीं, तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा सही, द्रव वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपका आकार निश्चित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अब द्रव कोई भी वस्तु कोई भी पदार्थ ले लें, अब द्रव जैसे जल ले लें, दूध ले लें, आप जिस भी बर्तन में डालेंगे उसी का आकार ग्रहण कर लेता है ना, तो उसमें उसका आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है। समझ में आया सभी को? आपका गैस क्या होता है, इसमें आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, इसमें ना तो आकार होता है आकार और आयतन आपका इसमें दोनों ही अनिश्चित होता है, इनमें से कोई नहीं, ये भी आपका कट हो जाएगा, गैस आपका ये भी कट हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, बर्फ का गलनांक 0 डिग्री लिया गया है। अब कह रहे हैं इसमें बर्फ का गलनांक, यह आपका चला गया वो टॉपिक जो हमने आपको पढ़ाया था, तापमान की इकाई। तो इसमें तीन तरह का तापमान होता है आपका, तीन तरह से नापा जाता है, एक आपका फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन, है ना। अब बर्फ का गलनांक 0 डिग्री किस में लिया गया है, फ़ारेनहाइट में नहीं लिया गया है,
केल्विन में नहीं है। केल्विन में आपका बर्फ का गलनांक जो होता है वो 273 के होता है। कितना होता है? 273 के। ठीक है, अब सेल्सियस पैमाने पर तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेल्सियस में आपका 0 डिग्री सेल्सियस यही आपका बर्फ का गलनांक होता है सेल्सियस पैमाने पर। ठीक, गैलीलियो पैमाने पर ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही क्या होगा? सेल्सियस पैमाने पर। तो आपका इसमें ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, आगे आ गया, आकार व आयतन निश्चित नहीं है। देखिए वही बात आ गई, अभी हमने आपको बताया था आकार और आयतन किसका निश्चित नहीं होता है। किसका नहीं होता है भाई? ठोसों में आकार आयतन दोनों निश्चित होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। द्रवों में आपका आकार तो निश्चित होता है, सॉरी आयतन क्या होता है? आयतन निश्चित होता है, और आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। आकार क्या होगा? अनिश्चित। तो आपका ये द्रवों में आयतन, ये भी आपका द्रवों वाला भी कट हो जाएगा। ठीक है, अब इनमें से सभी, ये तो अब सभी जब दो कट हो गए तो ये तो सभी वाला तो सवाल ही नहीं उठता है, सभी वाला भी कट हो जाएगा। अब क्या बचा आपका? गैस। गैसों में आपका ना तो आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि आकार व आयतन अनिश्चित होते हैं। क्या होगा? आकार भी निश्चित नहीं होगा और आयतन भी निश्चित नहीं होगा। गैसों में आपका दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ सभी को? आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। जलती हुई अगरबत्ती की सुगंध, जलती हुई अगरबत्ती की सुगंध दूर तक फैलती है। अब अगरबत्ती की सुगंध दूर तक फैलती है, क्यों फैलती है इसको जानेंगे। वैसे अगरबत्ती की सुगंध से आपको कुछ याद आ रहा है? हमने आपको जब पढ़ाया था कि पदार्थ के अभिलाक्षी गुण थे, उसमें एक टॉपिक पॉइंट था आपका कि पदार्थ के कण गति करते हैं, तो उसमें क्या था? अगरबत्ती की सुगंध का एग्जाम्पल दिया था कि जो अगरबत्ती की सुगंध होती है वो क्या होती है? कमरे में एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। ये वाला हमने आपको एग्जाम्पल बताया था, तो इसको याद रखिएगा, आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जलती हुई अगरबत्ती की सुगंध दूर तक फैलती है। क्यों फैलती है? क्योंकि कणों की गतिशीलता होती है, क्योंकि गतिशीलता के कारण ही आपकी अगरबत्ती की सुगंध क्या होगी? एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचेगी। ठीक है, अब अगरबत्ती जब ये सही हो जाएगा तो आपका अगरबत्ती की सुगंध पदार्थों से, ये भी गलत होगा, ये भी सही। क्या होगा इसमें? आपका कणों की गतिशीलता के कारण, जो कण होते हैं वो आपके गतिमान अवस्था में होते हैं, इसीलिए अगरबत्ती की सुगंध क्या होती है? कमरे से दूसरे कमरे तक या फिर एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंच जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका हथेली पर एसीटोन, पेट्रोल, स्पिरिट लगाने से ठंडक क्यों प्रदान होती है? क्या कह रहा है? एसीटोन, पेट्रोल या स्पिरिट लगाने से हमें ठंडक क्यों प्रदान होती है? तो एसीटोन क्यों होती है भाई? अपनी प्रकृति के कारण नहीं, संवहन के कारण नहीं, संचरण के कारण ये भी नहीं होगा। आपका इसमें सही क्या होगा? बाष्पीकरण के कारण। अब बाष्पीकरण से क्या होगा? जब स्पिरिट वगैरह जब हमारी हथेली पर होगी तो हथेली से क्या होगा? वो ऊर्जा को ग्रहण करेगी। ठीक है, अब ऊर्जा लेगी तो फिर ऊर्जा के कारण फिर वो अवशोषित होना शुरू हो जाएगी, तो क्या होगी? इसीलिए हमें क्या होता है? ठंडक का एहसास होता है। तो उसमें क्रिया कौन सी होती है आपकी? बाष्पीकरण। बाष्पीकरण के कारण क्या होता है? हमें हथेली पर एसीटोन, पेट्रोल, स्पिरिट लगाने से ठंडक होती है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को? चलिए अब चलता है अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बर्फ का गलनांक है। तो बर्फ का गलनांक 100 डिग्री सेल्सियस फर्स्ट ऑप्शन है आपका, तो ये आपका नहीं होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे आप क्या होता है? आपका जो द्रव होता है वो उबलने लगता है ना, तो ये आपका बर्फ का गलनांक नहीं होगा। आप कह रहे हैं 373 डिग्री सेल्सियस, ये भी नहीं होगा। सेल्सियस वाले दोनों कट हो जाएंगे, ये भी नहीं होगा। ठीक है, आपका क्यों नहीं होगा? कि जब 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगेगा तो 273 डिग्री सेल्सियस पे आते आते वो वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने लगेगा। ठीक,
थर्ड कह रहा है आपका 373 के, 373 के, ये भी आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका जल का क्वथनांक होता है। ठीक, इसमें अब सही कौन सा होगा? सही होगा आपका 273 के, है ना। केल्विन में जो आपका मान होगा वो 273 के आपका बर्फ का गलनांक होता है। अगला है हमारा जल का क्वथनांक है। अभी हमने आपको बताया था कि जल का क्वथनांक क्या होता है, इससे पहले वाले में देखा था। अब इसमें कह रहा है 0 डिग्री सेल्सियस, तो आपका नॉर्मली कट हो जाएगा। ठीक है, अब है 273 के, ये भी आपका कट हो जाएगा। 273 डिग्री सेल्सियस भी कट होगा। आपका सही कौन सा होगा? 373 के। आपका इसमें जल का क्वथनांक जो होगा वो 373 के होगा। इतना क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। आगे हमारा गर्मियों में घड़े का जल निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसके कारण ठंडा होता है? हमें बताना कि गर्मियों में जो घड़े का जो पानी होता है वो ठंडा क्यों होता है, उसमें प्रक्रिया कौन सी होती है। ठीक है, तो परासरण ये आपका गलत हो जाएगा। विसरण, विसरण भी नहीं होगा क्योंकि विसरण का अर्थ क्या होता है? आपका घुलना, है ना, तो ये होगी नहीं होगी। बाष्पोत्सर्जन, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया आपकी क्या होती है? पौधों में होती है। किसमें होती है बाष्पोत्सर्जन की क्रिया? पौधों में। ठीक है ना, प्रकाश जब आपका संश्लेषित होता है उसमें बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तो आपका इसमें सही कौन सा होगा? बाष्पन। तो गर्मियों में आपका बाष्पन की क्रिया के कारण क्या होता है? जो घड़े का जल होता है वो ठंडा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में कौन द्रव्य नहीं है? आपको इसमें द्रव्य बताना है। देखिए, अब आप पहले इसमें द्रव्य और द्रव में अंतर समझिए कि द्रव्य और द्रव में अंतर क्या होता है। आपका द्रव्य है, द्रव्य जो होता है वो आपका पदार्थ को कहते हैं। द्रव्य या पदार्थ एक ही बात होती है। ठीक है, द्रव जो होता है वो इसी की अवस्था होती है। द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती हैं, आपका ठोस, द्रव और गैस। तो द्रव्य जो होता है वो आपका पदार्थ होगा, द्रव जो होगा वो इसी की अवस्था होगी। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि द्रव्य नहीं है। अब जो कांच है वो आपका किसमें होता है? ठोस आकार में। तो इसमें क्या होगा? आपका ये द्रव्य नहीं है, तो इसमें ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि ये कट हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है लकड़ी, लकड़ी भी आपकी ठोस अवस्था में होगी, ये भी कट हो जाएगा। दूध, दूध आपका द्रव अवस्था में होता है, ये भी आपका कट होगा। इसमें आपका सही कौन सा होगा? प्रकाश। प्रकाश क्या होता है? ये आपका द्रव्य नहीं होता है। ठीक है, ना तो ठोस होता है, ना द्रव होता है, ना गैस होता है। आपका तीनों स्टेट्स में नहीं होता है, तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रकाश। यहाँ तक क्लियर सभी को? आगे देखते हैं। आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन है? अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं, यानी जिनका आकार निश्चित नहीं होता है वो पदार्थ आपके कौन से कहलाते हैं। ठीक है, तो इसमें ठोस, ठोस क्या होता है? इसमें आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होगा, तो यह आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब कह रहा है द्रव, द्रव का आकार निश्चित, अनिश्चित आकार कह रहे हैं ना, तो इसमें जो आपका गैस होगा वो भी आपका नहीं होगा क्योंकि इसमें आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं। द्रव तथा गैस, तो इसमें गैस ऑप्शन दे रहा है, तो फिर ये वाला भी कट हो जाएगा। बचा कौन सा? आपका द्रव। द्रव क्या होता है? इसमें आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है। यही कह रहा है आपका क्वेश्चन कि अनिश्चित आकार वाले पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, अगला है आपका निम्नलिखित में से किसकी आकृति तथा आयतन दोनों अनिश्चित होता है? अभी अभी हमने आपको बताया कि आकार और आयतन दोनों ही निश्चित, किसका नहीं होता है। तो इसमें मेज होगा, वो आपका गलत हो जाएगा क्योंकि वो ठोस अवस्था में होती है। ठोसों का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। ठीक, सेकंड है आपका वायु। वायु, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसमें आपका आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित, तो किसमें होता है? गैसों में। तो आपका इसमें वायु ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। जल नहीं होगा क्योंकि जल आपका द्रव अवस्था में होता है, इसमें आकार निश्चित नहीं होगा, आयतन निश्चित होगा। पेंसिल, पेंसिल आपकी इसी को मार्कर को देख लीजिए, आपका इसमें आकार आयतन दोनों ही निश्चित होगा, तो आपका पेंसिल क्या होगा? ये भी कट हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा द्रव्य की कौन सी अवस्था सदैव विद्युत की सुचालक होती है? तो इसमें आपकी ठोस, ठोस में अगर हम जैसे लकड़ी का एग्जांपल ले लें तो वो आपकी विद्युत की कुचालक होती है, तो इसमें आपका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। द्रव भी नहीं होगा,
गैस भी नहीं होगा। इसमें कह रहा है कि सदैव कुछ सुचालक होती है, तो आपकी कौन सी होगी? प्लाज्मा। प्लाज्मा की जो आपकी अवस्था होती है वो सदैव विद्युत की सुचालक होती है। अब प्लाज्मा क्या होता है? तो जैसे कि आप लावा, उच्च ताप जो होता है वो आपका प्लाज्मा की अवस्था में होता है ना, तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्लाज्मा। अब कह रहा है पदार्थ के अणुओं की मध्य की दूरी होती है, तो पदार्थ के अणुओं की मध्य की दूरी होती है गैसीय अवस्था में न्यूनतम, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि गैसीय अवस्था में जो आपके पदार्थ के कणों की दूरी होती है वो बहुत अधिक होती है। द्रव अवस्था में अधिकतम, ये भी नहीं होगा, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा जो अंतराळवीय स्थान होता है वो किसमें होता है? वो आपका गैसीय अवस्था में होता है। ठीक है, आपका कह रहे हैं द्रव अवस्था में न्यूनतम, तो इसमें न्यूनतम भी नहीं कह सकते, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब आपके पास बचा क्या? ठोस अवस्था में न्यूनतम, तो पदार्थ के अणुओं के मध्य की दूरी। अब मध्य की दूरी आपका अंतराळविक स्थान की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? अंतराळविक स्थान। तो आपका इसमें कौन सा सही होगा? आपका ठोस अवस्था में न्यूनतम, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, द्रव्य की गैसीय अवस्था में होती है, तो इसमें क्या होगा? आपका स्थितिज ऊर्जा अधिकतम नहीं होती है, न्यूनतम गतिज ऊर्जा, ये भी आपका गलत होगा। उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत होगा। आपका सही कौन सा होगा? अधिकतम गतिज ऊर्जा। द्रव्य की गैसीय अवस्था में, अब द्रव्य की तो कौन कौन सी अवस्था है? ठोस, द्रव, गैस। सबसे ज्यादा जो आपकी गतिज ऊर्जा होती है वो किसमें होती है? वो आपकी गैसीय अवस्था में होती है, तो इसमें कौन सा सही होगा? आपका अधिकतम गतिज ऊर्जा, है ना। द्रव्य की गैसीय अवस्था में होती है तो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है सभी को? आगे चलते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो इसको देखते हैं लिख करके। ठोस में अंतराणु अवकाश द्रव एवं गैस की अपेक्षा अधिक होता है। क्या कह रहा है? अंतराणु अवकाश। यहाँ पर आप अवकाश को ऑब्लिक लगा के स्थान आप बोलिए तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो क्या कह रहा है? ठोस में अंतराणिक स्थान द्रव एवं गैस की अपेक्षा अधिक होता है, तो किसमें? ठोस में कह रहा है, तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि जो ठोस होता है उसमें आपका अंतराणिक स्थान द्रव एवं गैसों की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? द्रव में ठोस की अपेक्षा अंतराणिक अवकाश कम होता है, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत होगा। क्यों होगा? क्योंकि भाई आपके ठोस के कण तो ऐसे होते हैं, है ना, द्रव के थोड़ा दूर दूर होंगे, गैस के क्या होंगे? बहुत ही दूर दूर होते हैं, इस तरह से। तो आपका क्या होगा? इसमें क्या कह रहा था कि आपका कह रहा है द्रव में ठोस की अपेक्षा अंतराणिक अवकाश कम होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, ठोस द्रव में नहीं होगा। तो आप क्या है? गैस में अंतराणिक अवकाश ठोस तथा द्रव की अपेक्षा कम होता है, तो सबसे ज्यादा तो अंतराणिक स्थान जो होता है वो गैसों में ही होता है, तो इसमें कह दिया कि कम होता है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब लास्ट क्या है आपका? ठोस में अंतराणिक अवकाश यानी अंतराणिक स्थान द्रव एवं गैस की तुलना में सबसे कम होता है, यह आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठोस में द्रव तथा गैसों की अपेक्षा आपका अंतराणिक स्थान क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा होती है। औसत गतिज ऊर्जा की बात हो रही है यहाँ पे, तो इसी पदार्थ के द्रव के अणुओं से कम, ये आपका गलत हो जाएगा। इसी पदार्थ के ठोस के अणुओं से कम, ये भी आपका गलत होगा। इसी पदार्थ के द्रव के अणुओं के बराबर, ये भी आपका गलत हो जाएगा। अब क्या बचाया? इसी पदार्थ के द्रव के अणुओं से अधिक, जो आपकी गैस के अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है? द्रव के अणुओं से अधिक होती है। सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें होती है? गैसीय अवस्था में, तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? द्रव के अणुओं से अधिक। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन, द्रव को गर्म करने पर उसके कण, अब जब हम द्रव को गर्म करते हैं
उसको ऊष्मा देते हैं तो क्या होता है, उसके कण जो होते हैं वो पास पास आ जाते हैं, नहीं आते हैं। अब जब हम द्रव को गर्म करेंगे, हीट दे रहे हैं, तो वो किस में बदलेगा, वही गैसीय अवस्था में यानी वाष्प में बदलेगा। तो क्या होगा, कुछ पास कुछ दूर हो जाते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। रहते ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, भाई रहते ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता है। अब क्या है, दूर दूर हो जाते हैं भाई। जब द्रव है, द्रव में क्या होगा, कण थोड़े से पास पास होते हैं। अब जब द्रव से गैसीय अवस्था में बदलता है ना, तो जब द्रव को गर्म किया तो वो किसमें बदला, गैसीय अवस्था में बदला। अब जब गैसीय अवस्था में बदलेंगे तो क्या होगा, उसके कण क्या होंगे, दूर दूर हो जाते हैं। यह आपका ऑप्शन इसमें क्या होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमारा, जिस ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है उस ताप को कहा जाता है। अब क्या कह रहे हैं, द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय वाष्प दाब के बराबर हो, तो आपका हिमांक तो नहीं होगा, क्योंकि हिमांक जो आपकी क्रिया होती है वो क्या होती है, द्रव से ठोस में परिवर्तन की क्रिया होगी, है ना। तो ये आपका नहीं होगा। गलनांक नहीं होगा। गलनांक जो होता है वो हिमांक का विपरीत होता है, यानी द्रव से जब ठोस में बदलता है तो आपका हिमांक कहलाएगा। ठोस से जब हम द्रव में बदलेंगे तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका कहलाएगा गलनांक। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा आपका। अब क्या कह रहा है, क्रांतिक ताप, ये भी नहीं होगा। क्या बचा, क्वथनांक। तो आपका इसमें सही कौन सा होगा, क्वथनांक। क्वथनांक में क्या होगा, वाष्प दाब जो होगा वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वो आपका क्वथनांक कहलाता है। इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे कह रहा है, किसी ताप पर गर्म किए बिना द्रव की सतह के अणुओं के धीरे धीरे वायु में मिलने को की क्रिया को कहते हैं। अब क्या कह रहा है भाई, जब हम किसी भी द्रव को गर्म नहीं करेंगे, वो वायुमंडलीय दाब पर होगा, है ना, तो वायुमंडलीय दाब पर द्रव का धीरे धीरे जो होगा वो वाष्प में बदलना, वो क्या कहलाएगा, तो वो आपकी क्रिया कौन सी कहलाती है, वाष्पन की क्रिया कहलाती है। इसमें कहीं वाष्पन दिख रहा है, कहीं आसवन नहीं होगा। आसवन क्या होता है आपका, क्वथन प्लस संघनन। क्या होता है, क्वथन प्लस संघनन, है ना। तो क्वथन क्या होगा, पहले वो द्रव में बदलेगी, द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में, अब प्लस संघनन होगा तो आपका गैस को जब ठंडा करेंगे तो आपकी किस में बदलेगी, द्रव अवस्था में। तो ये आपका आश्वन होगा, तो आश्वन आपका गलत हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन की जो क्रिया होती है वो आपकी सीधे ठोस से गैस में बदलती है, ठोस से द्रव में नहीं बदलेगी, है ना। किस में बदलेगी, सीधे गैस में। तो आपकी ठोस से सीधे गैस में बदलने की क्रिया होगी, वो आपकी ऊर्ध्वपातन होगी। तो ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। क्वथन की क्रिया जो होती है वो इसमें क्या होता है कि क्वथन की क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है, तो वो द्रव से गैस में जब एक निश्चित ताप पर बदलता है तो वो क्रिया आपकी क्वथन कहलाएगी। ये भी आपका गलत होगा, वाष्पन इसमें सही होगा। आप कैसे सही होगा कि भाई, अब जब वाष्पन और क्वथन में हमने आपको अंदर बताया है कि जो वाष्पन की क्रिया होती है वो एक निश्चित ताप पर नहीं होती है, और क्वथन की क्रिया जो होती है वो एक निश्चित ताप पर होती है ना। जो आपकी वाष्पन की क्रिया होती है उसमें द्रव की सतह पर, जैसे आपको कोई भी द्रव उसके सरफेस के अणुओं में वाष्पन की क्रिया धीरे धीरे होती है तो वो गैसीय अवस्था में बदलता है ना। तो आपकी कौन सी क्रिया कहलाएगी इसमें, वाष्पन। आपका इसमें कौन सा आंसर सही होगा, डी। इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा। आप कह रहे हैं जमने की प्रक्रिया में अंतराणिक अवकाश अपरिवर्तित रहता है। अंतराणिक अवकाश हमने आपको बताया था, अंतराणिक अवकाश या अंतराणिक स्थान एक ही बात होता है ना। तो क्या होगा, अंतराणिक अवकाश अपरिवर्तित रहता है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो जमने की प्रक्रिया में अंतराणिक अवकाश बढ़ जाता है। अब भाई द्रव है, द्रव से जब उसमें क्या होता है, अंतराणिक स्थान अधिक होता है, जब द्रव से ठोस में बदलेगा तो बढ़ेगा तो नहीं, है ना। तो ये ऑप्शन भी आपको क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अब कह रहा है अंतराणिक अवकाश शून्य हो जाता है, ये भी आपका गलत होगा। आपका इसमें सही कौन सा होगा कि अंतराणिक अवकाश कम हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि जब वो आपका जमने की प्रक्रिया होगी तो वो द्रव से ठोस में ही तो बदलेगा, है ना। किसमें बदलेगा, द्रव से ठोस में बदल रहा है। यह आपकी कह रहा है
कि जब वो द्रव में है तो फिर उसमें अंतरालिक स्थान द्रव में तो अधिक होता है, अब जब वो ठोस में बदलेगा तो उसमें अंतरालिक स्थान कम ही तो होगा, है ना। इसमें क्या होगा, कम। तो क्या होगा, अंतरालिक के अवकाश कम होता है। ये आपको ऑप्शन सी क्या होगा इसमें सही हो जाएगा। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका कह रहा है कि आप ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है। तो ऊर्ध्वपातन की क्रिया के द्वारा नौसादार जो होता है वो आपका इसको अमोनियम क्लोराइड भी कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ये आपका नौसादल का दूसरा नाम है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है ऊर्ध्वपातन द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो आपका इसमें नौसादल जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। नमक, सल्फर और पेट्रोल ये आपका गलत हो जाएगा। किसी ठोस का सीधे ही गैसीय अवस्था में बदलना कहलाता है। ठोस का सीधे गैसीय अवस्था में बदलना क्या कहलाता है? तो इसका भाई ऑप्शन ये आपका मैं नहीं बताऊंगी, ये आपके लिए होमवर्क है। आपको इसका आंसर कमेंट करना है, आपके लिए होमवर्क है। मैं ऐसा ही सेम ऑप्शन आपको करा चुकी हूँ, तो आपको ये करके करना है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। तो आज हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़ा, तो आगे चलते रहेंगे। आपकी क्लास ऐसे लगातार चलती रहेगी। अगर आपको पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी, भाई खुद मत पढ़ो, दोस्तों को भी पढ़ाओ, उनको भी शेयर करो, है ना। आज के लिए बस इतना ही।